क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें। चलिए, आज है ईएमआई का दूसरा लेक्चर। आई होप आपने पहला लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया, ठीक है, जिसमें हमने ये समझा कि किस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस किया जा सकता है डीफाई बाई डीटी करने की वजह से। ठीक है, जिस साइंटिस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे क्लास इन द लास्ट लेक्चर, उनका नाम था फराडे। ठीक है, और फराडेज ने बहुत सारे लॉज दिए हैं। तो फराडेज लॉ, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। फराडे अपने पहले वाले लॉ में कहते हैं कि जब भी कहीं पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, कभी कहीं पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है। ये आपके फराडे का पहला लॉ है, और आई थिंक इस लॉ से आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कल के लेक्चर में पूरे दिन हमने यही किया। फराडे अपने सेकेंड लॉ में आपसे कहते हैं कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाय डी टी की। ठीक है, ऑब्वियसली अभिषेक, क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्लोज सर्किट में देखते हैं ना, उतना आपको पता है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कह रहे हैं फराडे का, कि जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ को। ठीक है, तो ई क्या है, व्हाट इज ई? ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो कल हमने जो शादी वाला एग्जांपल देखा, उसमें हमने देखा जितने जल्दी जल्दी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा आपका ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस होगा। आप यहां पे इक्वल टू साइन के साथ एक कांस्टेंट के ऐड कर सकते हैं, और आप यहां पे डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ई बराबर डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं, और आप यहां पे के की वैल्यू को 1 पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका फराडे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। और इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग ने पिछले लेक्चर में अच्छा खासा डिस्कशन करके रखा हुआ है। क्या ये दोनों लॉस आपको कल ही समझ में आ गए थे? बस आज मैंने आपके सामने लिख के रख दिया कि फराडेस के ये दो लॉ होते हैं। एनी डाउट्स इन दिस थिंग? कैन वी मूव फॉरवर्ड? बोलिए, सब लोग कोई चीजें क्लियर हैं? सब लोग के दिमाग में कोई डाउट किसी को? बढ़िया, आगे बढ़े। क्लियर। चलिए, कुछ नॉलेज वाली बातें कर लेते हैं, शायद वो नॉलेज वाली बातें आपको थोड़ी समझ में आए, और आगे जाके कहीं ना कहीं आपको ये नॉलेज वाली बातें काम में आए। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये एक नॉलेज है जो लोअर क्लासेस में दी जाती है, पर अगर आपको ये चीज नहीं पता तो जरा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। ठीक है, ऐसा समझिए कि जैसे आपके पास एक सोलेनॉइड है, जो सोलेनॉइड इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, इस सोलेनॉइड की टोटल लंबाई कैपिटल एल की है। ठीक है, तो इस सोलेनॉइड में कैपिटल एन नाम के
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। जो L है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। एक टर्म होता है छोटा n, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि छोटे n का फॉर्मूला होता है कैपिटल N बाय कैपिटल L। यानी कि क्या? टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ? टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप कैपिटल L से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में कितने टर्न्स है उनको बोला जाता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल L क्या होता है? लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड। पर आप अभी सोच रहे होंगे कि सर आप सडनली सोलोनॉइड की बातें कहां से करने लग गए? अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स समझाना भी चाहते हैं तो सोलोनॉइड का और हमारे चैप्टर का क्या लेना देना है? बहुत बढ़िया लेना देना है। जरा उस लेना देने को हम समझते हैं। सपोज कीजिए ठीक है कि क्या क्रॉस से दिखाया था? विजय यादव, क्या कल क्रॉस से दिखाया था? यहां पे मैंने फ्लक्स कहां बनाया है? कहां बनाया मैंने फ्लक्स? यहां पे आप इसको फ्लक्स समझ रहे हो? यू आर थिंकिंग दिस इज फ्लक्स। कौन सा रिलेशन? हाँ जी, चलिए। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है क्या? ये है सोलेनॉइड। ठीक है। आई होप बचपन में कहीं ना कहीं सोलोनॉइड देखा होगा। ऐसे ऐसे जो गोले गोले टर्न्स वाली वायर्स होती हैं इनको सोलोनॉइड बोलते हैं। ठीक है। अब मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से समझना। सपोज करें कि आपके पास एक मैग्नेट है। क्या है आपके पास? एक मैग्नेट। ठीक है। एक मैग्नेट आपने यहां पे इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है। ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेट का साउथ पोल। ये आपके मैग्नेट की पोजीशन 1। ठीक है। थोड़े देर के बाद आपने अपने मैग्नेट को यहां लाके रख दिया इस तरह से। ये आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये आपके मैग्नेट का साउथ पोल। ये हो गई आपकी मैग्नेट की पोजीशन नंबर 2। ठीक है। सपोज करें कि आप अपने मैग्नेट को पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 के बीच में टू एंड फ्रो करते रहते हैं। 1 2 1 2 1 2। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या सोलेनॉइड के अक्रॉस जो फ्लक्स या फिर सोलेनॉइड का अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें चेंज आएगा? अगर मैं इस मैग्नेट को पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में अगर मैं ऐसे ऐसे करते रहूं तो क्या उसके फ्लक्स में चेंज आएगा? ऑब्वियसली फ्लक्स में चेंज आएगा यार। इसमें सोच विचार करने की बात क्या है? अगर हम पोजीशन 1 की बात करें, अगर हम पोजीशन 1 की बात करें तो पोजीशन 1 में जो फ्लक्स होगा सोलेनॉइड का वो मिनिमम होगा। मिनिमम क्या? मैं तो बोलता हूं 0 होगा, क्योंकि मैग्नेट तो सोलोनॉइड के बाहर है। तो क्या सोलोनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है। जब मैग्नेट होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम पोजीशन 2 की बात करें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द सोलोनॉइड होगा वो मैक्सिमम होगा। अरे इसी मिनिमम और मैक्सिमम को तो डी फाई बाई डी टी बोलते हैं। इसी मिनिमम और मैक्सिमम को ही तो डी फाई बाई डी टी बोलते हैं।
कोई बच्चा हो सकता है जो इस बात पे कमेंट करे कि सर कल तो आपने बोला था क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, है ना? क्लोज सरफेस, एक टर्न क्लोज सरफेस ही तो है, दूसरा टर्न क्लोज सरफेस भी तो है, एक टर्न क्लोज सरफेस ही बनाता है, तो यहां पे क्लोज सरफेस है। तो आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि क्लोज सरफेस के बारे में हमने लास्ट में बात की, तो आज भी तो क्लोज सरफेस कहां है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्लोज सरफेस जैसा बिहेव कर रहे हैं। परंतु मुद्दा ये है कि जो सोलोनॉइड के अक्रॉस फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स सोलोनॉइड में पैदा होता है, क्योंकि हर एक टर्न एक क्लोज्ड सरफेस जैसा बिहेव करता है। तो कोई बंदा अगर आपको यह बताने की कोशिश करे कि कोई बंदा आपको यह पूछे कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सोलोनॉइड कितना होगा, अगर आप कोई बंदा आपसे पूछे तो आप उसको क्या बोले? आप उसको बोले टोटल फ्लक्स थ्रू द सोलोनॉइड विल बी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स ऑफ ईच टर्न। एक टर्न का फ्लक्स, उसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये कमाल है नंबर ऑफ टर्न्स का। कभी अगर फैन खराब हो जाए और फैन के अंदर कभी अगर आपने झांक के देखा तो आपको दिखेगा कॉपर की वायरिंग कितनी ज्यादा होती है फैन के अंदर। इतनी ज्यादा फैन के अंदर कॉपर की वायरिंग क्यों करते हैं, ऐसे गोल गोल क्यों घुमाते हैं? ताकि वहां पे फ्लक्स ज्यादा पैदा हो, और उस फ्लक्स की वजह से फैन गोल गोल घूमना शुरू करता है। वो अलग टॉपिक है, पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपके पास फ्लक्स होगा, और जितना ज्यादा आपके पास फ्लक्स होगा उतना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव भी आएगा। तो एक्चुअली आपके पास जो टोटल फ्लक्स में बदलाव आएगा उसको आप कैसे लिख सकते हो? उसको आप लिख सकते हो n इंटू डी फाइव बाई डी टी। n इंटू डी फाइव बाई डी टी। क्यों n इंटू डी फाइव बाई डी टी? क्योंकि यार नंबर ऑफ फ्लक्स जो है बदलाव वो नंबर ऑफ टर्न पे तो डिपेंड करेगा ना। मोर टर्न्स इंप्लाइज मोर फ्लक्स, मोर फ्लक्स इंप्लाइज मोर चेंज इन फ्लक्स। बराबर है ना? ज्यादा फ्लक्स होगा तो बदलाव भी ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? कॉमन सेंस वाली बात है। तो ज्यादा टर्न्स यानी कि ज्यादा फ्लक्स यानी कि ज्यादा फ्लक्स में बदलाव। बराबर? क्या आपको ये बातें समझ में आई कि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ ये फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है? ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू n डी फाइव बाई डी टी। बोलिए, डन? क्लियर सब लोग के दिमाग में ये बात? जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा आपके पास फ्लक्स में बदलाव आएगा। रिप्लाई करें फटाफट। ठीक है, बढ़िया। क्या हम इसको कल के एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा इसमें एनालिसिस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कल हम लोगों ने आपको इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया था। ये आपके पास एक इस तरह का चीज है। अभिषेक, शांति से बैठ के लेक्चर सुनने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? आप या तो टेक्स्ट बुक देखो या तो ये लेक्चर देखो, साथ साथ देखोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, आराम से, स्टोरी शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, ये देखिए, कल हमने इस तरह की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, याद है आप लोग को? ठीक है, अब समझिए इसके अंदर हम लोगों ने एक इस तरह का कॉइल ले लिया। याद है कल आपको मैंने बताया था कि एक कॉइल यहां होनी चाहिए, और हो सकता है कि एक बार आपकी कॉइल इस
जगह से बाहर की तरफ भी हो सकती है, हो सकता है। ये आपके कॉइल का 2 पोजीशन हो गया। तो जो ब्लू कलर की पोजीशन आप अपने कॉइल की देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की पोजीशन आपके कॉइल की इनिशियल पोजीशन है, बराबर है, जानते हैं ना आप इस चीज को। ये आपके कॉइल की इनिशियल पोजीशन है, बराबर। और ये रेड वाले आपके कॉइल की क्या है क्लास, फाइनल पोजीशन है, बराबर हो गया, ठीक है। तो अब क्लास, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनिशियल पोजीशन में आप देख सकते हैं कि फ्लक्स ज्यादा है, ब्लू कलर में फ्लक्स ज्यादा है, रेड कलर में फ्लक्स कम है। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, तो आप मानने से यकीन कर दो, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्न दिखाई नहीं देंगे। पर दिखाऊं मैं आपको नंबर ऑफ टर्न। एक किताब होती है ना, किताब, किताब में जिस तरह से पेपर होते हैं ना एक के ऊपर एक, उस तरह से इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे भी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। पर क्योंकि मैं आपको अभी 3D में इफेक्ट नहीं दिखा सकता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरी बात नहीं मानोगे। आप बोल, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये देखो इसके ऊपर मैंने बनाई और एक कॉइल, दिखा। क्या मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करके दिखाऊं, ताकि एक एंगल के तौर पे आपको पता चले कि यहां पे बहुत सारे टर्न्स हैं, तब तो शायद आप मेरी बात मान लोगे। यहां पे है एक और कॉइल, ये देखिए, शायद फीलिंग आ रही होगी, आ रही है फीलिंग, आ रही है नंबर ऑफ टर्न्स की फीलिंग आ रही है। किसके नंबर ऑफ टर्न्स बना रहा हूं मैं, उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे भी नंबर ऑफ टर्न्स की थोड़ी फीलिंग ले आते हैं, थोड़ी फीलिंग यहां पे भी आनी चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स की, दिखने में बढ़िया दिखना चाहिए आपको, बराबर। ये और एक फीलिंग नंबर ऑफ टर्न्स की हम ले आते हैं यहां पे, बढ़िया है ना। आपके कॉइल के पास अब नंबर ऑफ टर्न्स है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं। अब मुझे एक बात आपको समझानी है, जो बात आप अच्छी तरह से दिमाग में रखें और समझें, दिमाग में रखें और समझें। नंबर ऑफ टर्न्स सोलोनॉइड में ऊपर आपने देखा, सोलोनॉइड में ऊपर आपने नंबर ऑफ टर्न्स देखा, तो सोलोनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कैसा होता है, जैसे आप एक पेंसिल के ऊपर ना एक रस्सी लपेटे, उस तरह के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। पर अगर आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर देखेंगे तो ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल्स पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिखाई देंगे, समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं। तो बात को समझो, बात को समझो। अगर 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 हम ये बोलते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है ऑफ द कॉइल, क्या हम बोल सकते हैं कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है। ब्लू वाली पोजीशन, रेड वाली पोजीशन में सब लोग जानते हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, बट फ्लक्स हर टर्न के लिए चेंज हो रहा है, हर टर्न के लिए, हर टर्न के लिए चेंज हो रहा है। अब थोड़ा और डिटेल, थोड़ा और डिटेल, हर टर्न, हर टर्न एक क्लोज्ड सर्किट जैसा बिहेव करता है, करता है ना, हर एक टर्न एक क्लोज सर्किट जैसा बिहेव करता है। तो हर टर्न का फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि टोटल फ्लक्स कितना, तो टोटल फ्लक्स n इंटू फाइव। पर अगर कोई आपसे पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना, तो आप बोलेंगे n डी फाइव बाई डी टी। अब आपने, अगर आपने कभी थोड़ा बहुत डेरिवेटिव पढ़ा है तो आप ऐसा लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ n टाइम्स फाइव,
बराबर है, ऐसा लिखेंगे आप, डी बाई डी टी ऑफ एन टाइम्स फाइव लिखेंगे। पर आप जानते हैं डेरिवेटिव में, आप जानते हैं कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है, तो आप इसको एन को बाहर निकालें और फिर आप लिखें डी फाइव बाई डी टी। तो आपका फाइनल फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू एन टाइम्स डी फाइव बाई डी टी। बढ़िया, तो आप समझ पा रहे हैं सब लोग नंबर ऑफ टर्न्स का कितना बड़ा महत्व है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है तो आपको उस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस नंबर ऑफ टर्न का करें क्या। और नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल का है जिस कॉइल के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस कॉइल से आप फ्लक्स के चेंज होने का आप रास्ता देख रहे हैं। और एक चीज मैं जरा आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता हूं, जरा अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करें। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप नोटिस करेंगे, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो अच्छी तरह से देखें, ठीक है ना, अच्छी तरह से एक चीज नोटिस करें। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉइल इज मूविंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट मूविंग, या फिर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट इज नॉट मूविंग। आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप क्रॉस क्रॉस में देख रहे हैं, ये एक जगह पे टिकी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड मूव नहीं कर रही है, कॉइल मूव कर रहा है, तो जाके आपको फ्लक्स में चेंज मिल रहा है, ये हमने देखा। पर अगर आप मेरा आज का सोलोनॉइड का एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोलोनॉइड भी एक कॉइल ही है, सोलोनॉइड भी एक तरह का कॉइल ही है। तो आपको उस चीज से टेंशन नहीं लेना है, सोलोनॉइड भी एक तरह का क्या है, कॉइल है। सोलोनॉइड भी एक तरह का क्या है क्लास, कॉइल है जिसकी लेंथ एल है। पर आप सोच रहे हैं यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैग्नेट इज मूविंग एंड कॉइल इज एट रेस्ट। बराबर, मैग्नेट मूव कर रहा है, कॉइल रेस्ट पे है, फिर भी आपको डी फाइव बाई डी टी मिलेगा। और अगर मैग्नेट रेस्ट पे है, कॉइल मूव कर रहा है, फिर भी आपको डी फाइव बाई डी टी मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कुछ भी करो डी फाइव बाई डी टी मिलना चाहिए भाई, डी फाइव बाई डी टी मिलना चाहिए। इट इज लाइक कि तुम छुरे से प्याज काटो या प्याज पे छुरा फेंक के मारो, नहीं, छुरे से प्याज काटो या प्याज छुरे पे, हाँ बराबर बराबर, तुम छुरे से प्याज पे प्याज काटो या, किसी को समझा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? Anybody is understanding what I'm saying? तुम कॉइल को मूव करो या मैग्नेट को मत मूव करो, या तुम मैग्नेट को मूव करो, कॉइल को वहीं पे रखो। इन बोथ द केसेस क्लास फ्लक्स तो कॉइल से ही चेंज होगा ना। ओ जी, मैं क्या, किसी को समझ में आ रहा है? बात समझ में आई? दोनों एग्जाम्पल का फर्क, दोनों एग्जाम्पल का फर्क समझ में आ रहा है? दोनों कंडीशन में कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा, दोनों कंडीशन में कॉइल के अक्रॉस ही फ्लक्स चेंज होगा। है बात में दम है, बात में दम है। बहुत ही बढ़िया। तो इन इन मैंने आज जो अभी आपको समझाया, हमारा स्टार्टिंग का आधा घंटा इस बात पे डिपेंड करता था कि आप नंबर ऑफ टर्न्स का महत्व समझे और आप ये समझे कि या तो कॉइल को मूव करो, मैग्नेट को कांस्टेंट रखो, या तो मैग्नेट को मूव करो, कॉइल को कांस्टेंट रखो। इन बोथ द केसेस कॉइल के अक्रॉस आपका फ्लक्स चेंज होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स का महत्व आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें जरा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, शायद वो आपको लोअर क्लासेस में अगर ना पता हो, तो यूनिट्स के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, जो फाई होता है, फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर, जिसको WB से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात आप हरदम याद रखें। दूसरी बात, डी फाई बाई डी टी का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर पर सेकेंड। वेबर टाइम के लिए हम यहां पे रख देते हैं सेकेंड। ठीक है, ईएमएफ का यूनिट आप पहले से ही जानते हैं, उसका यूनिट होता है वोल्ट्स। ठीक है, तो ये इतने यूनिट्स आपके दिमाग में रखें। हो सकता है कहीं ना कहीं आप भूल जाएं या आपको नहीं पता हो, लोअर क्लासेस में आपने ना सुना हो, तो अभी के लिए फिलहाल पहला, दूसरा और तीसरा ये चीजें आप याद रखें। ठीक है, चलिए लेक्चर आगे बढ़ाते हैं।
और बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में। वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनका नाम है लेंस, और उन्होंने एक लॉ निकाला जिसका नाम है लेंसेज लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ। लेंसेज अपनी लॉ में क्या कहते हैं? लेंसेज अपनी लॉ में ये कहते हैं कि फराडे ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। लेंसेज अपने लॉ में क्या कहते हैं? लेंसेज अपने लॉ में कहते हैं कि फराडे ने जो कहा बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो हमने लेंसेज से बोला ये है क्या लेंसेज लॉ? फराडे ने जो कहा वो सही कहा, ये लॉ है क्या? नहीं नहीं नहीं, लेंसेज कहते हैं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, फराडे ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। पर फराडे ने क्या कहा? फराडे ने कहा E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। एन अगर 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम एन 1 ले लेते हैं, तो फराडे ने ये कहा है कि अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करेंगे तो आपको ईएमएफ मिलेगा। फराडे ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तो लेंसेज से हमने पूछा तो तुम क्या कहना चाहते हो? परंतु परंतु फराडे का लॉ, फराडे का लॉ थोड़ा अधूरा है। अधूरा समझते हो? कंप्लीट नहीं है। इस लॉ में एक बात है जो फराडे ने किसी को बताई नहीं, और शायद वो फराडे को भी पता नहीं थी। क्या बात है? बात यह है कि अगर वो बात ही आपको समझ में आ जाए तो इसका मतलब आपको लेंस लॉ ना समझ में आ जाए। वो बात लेंसेज लॉ पूरा करता है। क्या है बात? क्या है बात? बात है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होना चाहिए। ये है फराडे लॉ। माइनस साइन आने के बाद फराडेस का लॉ विथ लेंसेज लॉ बन जाता है। दिस इज फराडे एंड लेंसेज लॉ। अब आप सोचोगे सर एक माइनस साइन के वजह से आप एक नया लॉ पढ़ा रहे हो, सीधा बोल देते फराडे के अंदर यहाँ पे माइनस लगा दो। नहीं, ये माइनस साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दिस नेगेटिव हैज अ वेरी वेरी बिग इंपॉर्टेंस। हल्के में लेने की गलती मत करना इस नेगेटिव साइन को, वरना एंट्रेंस में इतना पछताओगे बेटा कि तुम सोचोगे कि अगर लेंसेज लॉ ध्यान से पढ़ लिया होता तो आज मेरा एंट्रेंस में 3-4 क्वेश्चन हो गया होता। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस नेगेटिव साइन का। क्या इंपॉर्टेंस है भाई इस नेगेटिव साइन का? इतना तुम बोल रहे हो कि नेगेटिव साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस? सबसे पहले तो ये नेगेटिव साइन क्या बोलता है उसके बारे में समझो। नेगेटिव क्या बोलना चाहता है, पहले इसके बारे में समझो। ठीक है? आंसर, नेगेटिव क्या बोलना चाहता है। ठीक है? नेगेटिव का मतलब ये है कि डी फाइव बाई डी टी जो है वो ईएमएफ को ऑपोज करता है। अब ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। डी फाइव बाई डी टी ऑपोज करता है, हाँ हाँ हाँ, चलो एज अ नॉर्मल फिजिक्स स्टूडेंट ऑपोज और नेगेटिव का संबंध तो है, चलो इतना आपने दिमाग लगा लिया होगा। हाँ, ऑपोज मतलब नेगेटिव, बट यू आर नॉट गेटिंग अ फीलिंग। डी फाइव बाई डी टी इसको ऑपोज करता है का मतलब थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए, थोड़ा और डिटेल में। चलो, नेगेटिव साइन मतलब ऑपोजिशन के बारे में बातचीत हो रही है, पर थोड़ा और डिटेल मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझाता हूं। रेट
ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। डी फाई बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, बराबर, यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है पता है? पंगा होता है, पंगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और ईएमएफ के बीच में पंगा किस बात का हो सकता है? और अगर पंगा भी है तो वो ऐसा पंगा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ से नाराज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ से नाराज है, यानी कि वो उसको अपोज कर रहा है। इमेजिन करिए, ये बंदा इस चीज को क्या कर रहा है, ये बंदा इस चीज को अपोज कर रहा है, या फिर ईएमएफ इस चीज को अपोज कर रहा है। या फिर आप ऐसा लिखिए, उल्टा लिखिए। नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि ईएमएफ जो है वो डी फाई बाई डी टी को अपोज करता है, ऐसा समझिए। इन दोनों के बीच में पंगा है। ईएमएफ, ईएमएफ किसको अपोज करता है? डी फाई बाई डी टी को अपोज कर। सबसे पहले तो हम ईएमएफ के पास जाके उससे बात करेंगे। हम बोलेंगे ईएमएफ तुम्हारा नाम क्या है? बोला ईएमएफ। बोला हम तुमको तुम्हारा पूरा नाम पूछे, बताओ पूरा नाम क्या है? तो बोले हमारा पूरा नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम उसको क्या मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ का? तो बोले हम अभी अभी इंड्यूस हुए हैं। मतलब? बोले हम अभी अभी प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब? हम अभी अभी डेवलप हुए हैं। बोला तो तुम पहले नहीं थे? बोले हम पहले नहीं थे। बोले तुम पहले कहां थे? बोले हम पहले थे ही नहीं। तो बोले अच्छा तुम अभी अभी आए हो क्या? बोले हम अभी अभी आए हैं। बोले तुम कैसे आए? तुम पैदा कैसे हुए? तुमको पैदा होने के लिए कौन जिम्मेदारी लिया? किसकी वजह से तुम पैदा हुए? बोले अरे वो एक फ्लक्स नाम के भैया हैं, जब वो फ्लक्स वाले भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ करते हैं ना, जब उनमें बदलाव आता है ना, तब हम पैदा होते हैं। बोले अच्छा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो तुम पैदा होगे? बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो बोले अरे नमूने, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होएगा तो तुम पैदा होएगा, और तुम पैदा होने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही अपोज कर रहा है। कहानी में समझो, कहानी में ट्विस्ट समझो। क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा किसकी वजह से हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही अपोज करता है। लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट को, लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट को, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इस चीज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ पैदा? हुआ ना पैदा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ पैदा। और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? पैदा होने के बाद, पैदा होने के बाद ईएमएफ डी फाई बाय डी टी को अपोज करता है। यानी कि जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम पैदा होने के बाद उसी को अपोज करते हो। ये चीज किसने नोटिस की? ये चीज किसने नोटिस की? ये चीज नोटिस की लेंसेज ने। ये चीज नोटिस की किसने? लेंसेज ने। इसलिए लेंसेज ने ये नेगेटिव साइन यहां पे लगाया, ताकि लोगों को ये पता चले कि ईएमएफ और डी फाई बाई डी टी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। अच्छे संबंध नहीं है। संबंध ये है कि डी फाई बाई डी टी की वजह से ईएमएफ पैदा होता है, पर ईएमएफ पैदा होने के बाद डी फाई बाई डी टी को ही अपोज करता है। अब ये सवाल सुनने के बाद
आपके दिमाग में दो तरह के और सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल तो ये आ रहा होगा क्यों, और दूसरा सवाल आप में आ रहा होगा कैसे। पहला सवाल तो ये क्यों अपोज करता है, दूसरा सवाल आ रहा होगा कैसे अपोज करता है। अपोज करने का कोई तरीका होगा ना, है ना, अपोज करने का तरीका होगा ना। जैसे समझो कि तुम घर पे लेट आए, है ना, तो इसलिए पापा इसलिए घर के बाहर खड़े रहो, है ना, अपोज करने का तरीका है ना, घर के अंदर नहीं आना, दिस इज ऑपोजिशन। कोई तरीका होता है ना अपोज करने का, है ना, कोई तरीका होता है। बट मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, कैसे अपोज करता है। क्यों का जवाब नहीं है। एक्चुअली क्यों का जवाब कैसे के अंदर ही छुपा हुआ है। आप नहीं बोल सकते, आप ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। जैसे आप किसी से यह सवाल नहीं पूछ सकते कि चार्ज फ्लो होता है तो करंट क्यों पैदा होता है। इफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग देन व्हाई करंट इज पैदा होइंग। यू कांट आस्क दिस क्वेश्चन, दिस इज अ फिनोमेना। आप किसी से यह सवाल नहीं पूछ सकते इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है। ये फिनोमेना है, ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। अगर आप YouTube पे एचसी वर्मा का वीडियो देखते हैं तो एचसी वर्मा के चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके देखें। उनको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक चार्ज मूव होता है तो करंट क्यों पैदा होता है, अगर एक चार्ज मूव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा होता है। लोग ऐसे सवाल पूछते हैं एचसी वर्मा को। उनको लगता है एचसी वर्मा से सवाल पूछेंगे तो शायद गूगल गलत बता रहा है, पर एचसी वर्मा के भी अगर आप जवाब देखेंगे तो वो ये बोलते हैं ये प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। तो मैं आपको क्यों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, पर मैं आपको कैसे का जवाब जरूर दूंगा। पर उसके पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको हल्का हल्का यह समझ में आया कि लेंस लॉ क्या है। क्या आपको बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आ रही है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड स्टोरी कि हम एक पंगा डिस्कस करने वाले हैं। किसके बीच में पंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में पंगा। जो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जिसने उसको पैदा किया उसी को साला अपोज करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं पंगा देखने के लिए। क्या आप तैयार हैं ये फील करने के लिए कि ये लोग एक दूसरे को कैसा अपोज करते। साला 83 लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा है। 83 का रिप्लाई नहीं आया ना बेटा। मैंने तुमको लैपटॉप में से घुस के मोबाइल से बाहर निकल के मारना है मैंने तुम लोग को। क्या तुम तैयार हो। आर यू रेडी। तैयार, बिल्कुल तैयार। अगला 15-20 मिनट कृपया करके अच्छे से सुनना, क्योंकि तुम्हें ये कोई नहीं समझाने वाला और बुक पढ़ के तो तुम्हें कभी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अच्छी तरह से मेरी बात समझना। हम लोग कर रहे हैं डिटेल्ड वार्तालाप ऑन पंगा। शुरुआत करने से पहले जरा मैं आपको मैदान के चीजें बताऊं कि कैसे कैसी चीजें हो रही हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक कॉइल है, इस तरह से कॉइल है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास एक मैग्नेट है यहाँ पे, ये आपके पास एक मैग्नेट है जो यहाँ रखे गए हैं, ठीक है। ये इन मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये इन मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद आप ऐसा देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेट है ये इस कॉइल के अंदर इस तरह से आर पार जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह से ये मैग्नेट इस कॉइल के आर पार ऐसे जा सकता है, ठीक है। थोड़ा आपको 3D फीलिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लगे तो अपन थोड़ा यहां से ऐसा ऐसा, किसी को फीलिंग आ रही है, आर पार वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी। आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे आर पार जा सकते हो। यस और नो, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। ये मैग्नेट उस कॉइल के आर पार, ठीक है। डन एवरीबॉडी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बस बात को समझे, बात को समझे कि अभी आपका मैग्नेट यहां पे है, ठीक है। थोड़े देर के बाद आप अपने मैग्नेट को यहां पे ले आए, इस तरह से, है ना।
तो ये आपके मैग्नेट की पोजीशन नंबर 1, ये आपके मैग्नेट की पोजीशन नंबर 2। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं इस मैग्नेट को पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में लगातार घुमाता रहूंगा और ये हमारा कॉइल है, तो क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में अगर आप डांस करेंगे तो आपको डी फाई बाई डी टी मिलेगा कॉइल के अक्रॉस? कितने लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर आप पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में डांस करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा कॉइल के अक्रॉस? तुम्हें इस बात पे यकीन है? बहुत ही बढ़िया। तो अगर डी फाई बाई डी टी होगा, अगर डी फाई बाई डी टी होगा कॉइल के अक्रॉस, तो क्या तुम्हें इस बात पे यकीन है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अक्रॉस? यही तो है फराडे का लॉ, यही तो है फराडे का लॉ। ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अक्रॉस। तुम्हें इस बात पे यकीन है? क्या तुम्हें इस बात पे यकीन है कि अगर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कॉइल में करंट भी तो इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब कॉइल में करंट भी तो होगा। मतलब जाके कॉइल को टच मत कर लेना, अगर जाके कॉइल को टच कर लिया बेटा शॉक मारेगा वो। आ रही बात समझ में? ये एक्सपेरिमेंट घर पे मत कर लेना, ज्यादा बड़ा मैग्नेट लेके मत करना, ठीक है? एक कॉइल लेके उसमें ऐसा मैग्नेट ऐसा ऐसा करेगा ना बैठ के, कॉइल हाथ में पकड़ के झटका मारेगा 2 मिनट के बाद। सो क्लास, इस बात पे तो आपको यकीन है, पर हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा है पंगा। बताओ पंगा, इंटरेस्ट है हमें कबड्डी खेलने में, पंगे के बारे में बताओ, पंगा कैसा होगा? ठीक है, चलिए पंगे के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? केस 1, केस 1, ये है आपकी कॉइल, ठीक है? ये है आपका मैग्नेट, ठीक है? मैग्नेट में भी होगा ना सर? अदिति परदेसी, क्या होगा बेटा मैग्नेट में? अदिति परदेसी, मैग्नेट में क्या होगा बेटा? मैग्नेट में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। डू यू वांट टू से मैग्नेट में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? अदिति परदेसी, नहीं बेटा, मैग्नेट में कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? मैग्नेट करंट प्रोड्यूस करता है, कॉइल करंट प्रोड्यूस करता है बेटा, ठीक है? कल शादी वाला एग्जांपल देखा था ना, पंखे में फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो करंट किस में प्रोड्यूस हो रहा था? पंखे में। ईएमएफ किस में प्रोड्यूस होता? पंखे में, ठीक है? हाँ, कॉइल के मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना तनिष्का, कॉपर से बनी होनी चाहिए आपकी कॉइल। करंट और ईएमएफ उसमें पैदा हो रहा है तो कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम केस 1 पढ़ने जा रहे हैं, हम केस 1 पढ़ने जा रहे हैं। केस 1 पढ़ने से पहले, केस 1 पढ़ने से पहले ये बात को समझो, केस 1 पढ़ने से पहले ये बात को समझो। ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, दिस इंप्लाइज करंट इंड्यूस हो चुका है। अब हम पंगा देखने आए हैं, ठीक है? तो केस 1 के पहले इस बात को आप ध्यान से समझे कि ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, करंट इंड्यूस हो चुका है। एक बार ईएमएफ पैदा हो गया, उसके बाद ईएमएफ क्या करता है जरा ध्यान से बात को समझो, ठीक है? स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इधर उधर मत देखना। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको एंट्रेंस में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तैयार? बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? समझो, इस कॉइल में इस तरह से आई नाम का करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट कौन सा करंट है? आई नाम का करंट कौन सा करंट है? ये आई नाम का करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ ने पैदा किया हुआ करंट है ना? ईएमएफ है तो अभी मैं तुमको इस कॉइल में ईएमएफ बना के नहीं दिखा सकता, ईएमएफ की कोई शक्ल या सूरत नहीं होती, पर करंट की शक्ल और सूरत होती है। करंट को दिखा सकते हैं, एरो मार्क से डिनोट करके हम करंट को दिखा सकते हैं। ईएमएफ की शक्ल सूरत बैटरी के फॉर्म में जरूर दिखा सकता हूं मैं आपको,
पर क्या यहाँ पे बैटरी बनाने का कोई जगह है? बैटरी तो नहीं बन रही ना, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, एक पीडी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ईएमएफ की शक्ल सूरत ना होने की वजह से हमें करंट की शक्ल सूरत यहां पे बना रहे हैं, ठीक है। कृपया करके करंट की बातों को सुने। करंट ईएमएफ से कहता है कि ये जो मैग्नेट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ईएमएफ बोलता है यस मुझे मैग्नेट दिखाई दे रहा है, तो करंट कहता है सरकार ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट अभी अपनी पोजीशन 1 पे खड़ा है। ईएमएफ बोलता है अच्छा। फिर वो कहता है कि अभी ना थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेट अपनी पोजीशन 2 पे आएगा। तो ईएमएफ बोलता है अच्छा। तो करंट बोलता है सरकार ये जो मैग्नेट है ना, जब ये 1 2 1 2 1 2 1 2 करता है ना सरकार, तो d∅dt प्रोड्यूस होता है सरकार। तो ईएमएफ बोला सच्ची? बोले हां। बोले यही तो है दुश्मन। ईएमएफ ने करंट से कहा यही तो है दुश्मन। करंट ने कहा सरकार ये आपका दुश्मन है? बोले हां ये हमारा दुश्मन है। तो ईएमएफ ने करंट को आदेश दिया, करंट हम तुमको आदेश देते कि हमारे दुश्मन का खात्मा किया जाए। करंट बोलता है सर जी खात्मा तो नहीं कर सकते, पर मैं आपके दुश्मन को टक्कर जरूर दे सकता हूं, मैं आपके दुश्मन को अपोज जरूर कर सकता हूं। ईएमएफ ने करंट से कहा देखो ये करंट, हम ईएमएफ है, हमने तुम्हें पैदा किया है, हमारी वजह से तुम पैदा हुए हो, इसलिए हम तुम्हें एक आदेश देते हैं कि तुम हमारे दुश्मन को अपोज करो। करंट कहता है जी हम जरूर इस d∅dt को अपोज करेंगे। तो अब ईएमएफ ने आदेश तो दे दिया करंट को कि तुम इस d∅dt को अपोज करो। अब हम जानते हैं कि करंट इस d∅dt को अपोज करने के लिए क्या प्लानिंग बना रहा है। तो करंट आता है अपने रूम में, करंट बोलता है यार ईएमएफ ने तो आदेश दिया है d∅dt को अपोज करो। ईएमएफ ने आई को आदेश दिया कि d∅dt को अपोज करो। ये हमारी स्टोरी का पहला पात्र। सेकेंड पॉइंट, सवाल ये उठता है कि आई d∅dt को अपोज कैसे करेगा। तब जो करंट था उसको एक कहावत याद आई। कहावत यह है कि गर्मी का तोड़ गर्मी होती है और जहर का तोड़ जहर होता है। ये कहावत आप लोग ने भी सुनी होगी, गर्मी का तोड़ गर्मी और जहर का तोड़ जहर। ये कहावत किसने सुनी? करंट ने सुनी। अब करंट को समझ में आया कि जिसके साथ उसका पंगा है वो एक मैग्नेट है और तुम एक करंट हो, मतलब करंट का पंगा मैग्नेट के साथ है। तो करंट एक मैग्नेट के साथ थोड़ी पंगा ले सकता है, एक मैग्नेट ही मैग्नेट के साथ पंगा ले सकता है, क्योंकि मैग्नेट के पास क्या है? मैग्नेट के पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट को पता चला कि मैं तो करंट हूं, मैं थोड़ी जाके मैग्नेटिक फील्ड के साथ झगड़ा कर सकता हूं, मैं तो करंट हूं। तो करंट ने क्या किया? करंट ने पैदा किया उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड और उसने उसको नाम दिया क्या? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बात को समझो, यहां पे पैदावार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो अभी स्टोरी में तुम्हें यह समझ में आया कि पहले तो ईएमएफ पैदा हुआ, ईएमएफ ने करंट पैदा किया, ईएमएफ ने करंट को आदेश दिया जाओ उस d∅dt को उसके साथ पंगा करो, उसको रोको, उसको अपोज करो।
फिर करंट को ख्याल आया कि बेटा मैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ जैसे जाके झगड़ा कर सकता हूं, मैं तो करंट हूं। तो उसने पैदा किया एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जाके अब इसके साथ झगड़ा करेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मुकाबला मैग्नेटिक फील्ड के साथ होने जा रहा है। तो अब जरा कार्यक्रम पे आते हैं, ठीक है। ईएमएफ ने करंट को अपने दरबार में बुलाया। ईएमएफ ने करंट को बोला, हमने तुम्हें कल आदेश दिया था d∅dt को अपोज करने के लिए, तो तुमने उसका क्या प्लानिंग किया? तो करंट ईएमएफ से कहते हैं, सरकार हमने खुद ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, उसको हमने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया। तो ईएमएफ खुश हुए। ईएमएफ ने कहा, वाह, हमने तुमको पैदा किया, तुमने किसी और को पैदा किया? बोले यस सरकार, पर तुमने किसी और को क्यों पैदा किया? क्या तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है कि तुम जाके उस d∅dt या उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ झगड़ा कर सको? तो करंट ने बोला, सरकार मैग्नेटिक फील्ड का मुकाबला मैग्नेटिक फील्ड के साथ होना चाहिए। तो ईएमएफ ने कहा, बिल्कुल सही बात है। बोले तुम मुकाबला करोगे कैसे? बोले सरकार मैं एक काम करूंगा। बोले क्या? जब वो मैग्नेट मेरे पास आ रहा होगा, जब वो मैग्नेट मेरे पास आ रहा होगा, तो मैं मेरी कॉइल के फ्रंट फेस पे नॉर्थ पोल और बैक फेस पे साउथ पोल लेके आ जाऊंगा। सरकार ने कहा, एक मिनट, क्या क्या? वापस बोलिए, वापस बोलिए। बोले सरकार जब वो मेरे पास आ रहा होगा, जब वो मेरे पास आ रहा होगा, तब मैं मेरे फ्रंट फेस पे, 10वीं क्लास में कॉइल में ना इस तरह से पढ़ा हुआ कॉइल होती है ना, तो उसके ऊपर वाले फेस पे और बैक वाले फेस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ये 10वीं क्लास में कॉइल के एग्जाम्पल में, डायग्राम में 10वीं क्लास में फोटो था, वहां पे ये फोटो में एक्सप्लेन किया जाता है कि जब भी कोई गोलाकार कॉइल होती है ना, तो उसके फ्रंट फेस पे पोल होते हैं, बैक फेस पे भी पोल होते हैं। तो करंट ने क्या बोला ईएमएफ को कि जब ये मैग्नेट मेरे पास आएगा तो मैं अपने फ्रंट फेस पे नॉर्थ पोल और बैक फेस पे साउथ पोल बना लूंगा। तो सरकार ने कहा, इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि मेरा नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं एक बहुत ही फिल्मी पर एक तगड़ा डायलॉग। क्या फिल्मी प्लस तगड़ा डायलॉग क्या हो सकता है यहां पे? पास आ रहे हैं तो आने नहीं देता। क्या क्या क्या? पास आ रहे हैं तो आने नहीं देता। जरा ध्यान से बात को समझे, जरा ध्यान से बात को समझे। जो d∅dt है ना, वो कमाल ही पास आने का और दूर जाने का है। अगर ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आता है और फिर इस कॉइल से दूर जाता है, तभी तो d∅dt होता है। पास आना मतलब 1 से 2 जाना, दूर जाना मतलब 2 से 1 जाना। तो अगर ये पास में आने की कोशिश करेगा, अगर ये पास में आने की कोशिश करेगा, तो ये करंट अपने सामने वाले फेस पे एक नॉर्थ पोल बना के बैठ जाता है और इस वाले नॉर्थ पोल को अपने पास में आने से रोकता है। यही तो है ऑपोजिशन। फिर ईएमएफ ने करंट को सवाल पूछा, अच्छा उसके बाद यह भी तो होगा कि वो पास आने के बाद तुम्हारे से दूर भी तो जाएगा? बोले जाने दो ना सरकार, उसका भी हमारे पास इलाज है। बोले क्या? देखो सरकार, ये होगा हमारा केस 2। यानी कि क्या? केस 2 यानी कि क्या? मैं हूं कॉइल, वो है मैग्नेट। वो है क्या? मैग्नेट। तो समझो अब वो इधर है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, और अब वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा पता है सरकार? मैं मेरे करंट की डायरेक्शन बदल दूंगा। करंट की डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या? करंट की डायरेक्शन बदलने का मतलब, अगर सरकार आप अभी ध्यान से सुन रहे होंगे,
तो मैं अभी ACW में घूम रहा था, यानी कि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। जैसे ही वो मेरे से दूर जाने लगेगा तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दूंगा। तो EMF ने उससे बोला कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तुम अपना डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा। सरकार, अगर मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मेरे फ्रंट फेस पे साउथ पोल आ जाएगा और मेरे बैक फेस पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, क्योंकि करंट की दिशा का बदलना, इसका मतलब उसके खुद के मैग्नेटिक पोल्स का बदलना हो जाएगा। तो फिर EMF ने करंट को पूछा कि अगर तुम्हारा साउथ पोल फ्रंट फेस पे आ गया और तुम्हारा नॉर्थ पोल बैक फेस पे आ गया, क्योंकि तुमने करंट की दिशा अपनी बदल ली। बोले बिल्कुल सही सरकार, अगर तुमने अपनी करंट की दिशा बदल के सामने साउथ पोल ला लिया तो इससे ऑपोजिशन कैसे होगा भाई। बोले सरकार, उस मैग्नेट की क्या इच्छा है। तो EMF कहता है उसकी मैग्नेट की इच्छा है दूर जा रहे हैं, वो हमसे दूर जाना चाहता है। तो सरकार, मेरा साउथ पोल क्या करेगा, मेरा साउथ पोल उसके नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब दूर जा रहे हैं तो जाने नहीं देता। सरकार ने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही तो हमें चाहिए। हमें उसको चैन से जीने नहीं देना है, हमें उसको चैन से जीने नहीं देना है। अगर वो हमारे पास आना चाहता है तो भी हम उसको पास नहीं आने देंगे, पास आ रहे हैं तो आने नहीं देंगे, और अगर वो दूर जाना चाहता है तो जाने नहीं देंगे। इसी को तो अपोज करना बोलते हैं, इसी को तो जीना हराम करना बोलते हैं। तुम पास आओगे तो आने नहीं देंगे, दूर जाओगे तो जाने नहीं देंगे, और तुम्हारा पास आना और दूर जाना ही तो dφ/dt है। तुम dφ/dt लाते कैसे हो, तुम dφ/dt हमारे पास आके और हमसे दूर जाके लेके आते हो ना तुम जब तुम पास आओगे ना तभी तुमको अपोज करेंगे, और जब तुम दूर जाओगे तभी भी तुमको अपोज करेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली हम dφ/dt को अपोज करेंगे। सरकार को आई बात समझ, सरकार को आई बात समझ, तुम लोग को आई क्या बात समझ। क्या बोलती है पब्लिक, समझ रहा है, समझ रहा है कितना कितना झोल है यहां पे, समझ रहा है कितना झोल है। तुम्हें मैं डाउट डाउट नंबर 1 बताऊं। डाउट नंबर 1 पता है बच्चों के दिमाग में क्या आता है, करंट ने अपना डायरेक्शन कैसे चेंज किया रे, इसके बारे में तो तुमने कुछ बताया नहीं। करंट ने अपना डायरेक्शन कैसे चेंज किया, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, अगर आपके दिमाग में डाउट आया तो उसको दिमाग में अभी रखो, उसको दिमाग में अभी रखो। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये नहीं है करंट ने अपना डायरेक्शन कैसा चेंज किया, इस बारे में तुम्हें इंटरेस्ट है क्या, तुम्हें इंटरेस्ट किस बात में है, तुम्हें इंटरेस्ट इस बात में है कि ऑपोजिशन कैसा किया। एक टॉपिक पढ़ोगे उसमें एक डाउट आएगा, डाउट फिलहाल साइड में रखो, पहले ये चेक करो कि ऑपोजिशन कैसा मिला। दूसरा डाउट क्या होता है पता है, अट्रैक्शन कर रहा है, हाउ कैन अट्रैक्शन बी ऑपोजिशन। बच्चा कभी कभी मुझे डाउट पूछता है कि सर सेकंड केस में तो अट्रैक्शन कर रहा है ना सर, क्या सर आप भी, साउथ पोल इज अट्रैक्टिंग द नॉर्थ पोल ना सर, हाउ कैन यू कॉल इट एज ऑपोजिशन सर, रिपल्शन इज ऑपोजिशन ना सर। अबे गधे, पहले ये देख कि मैग्नेट क्या करना चाहता है, मैग्नेट दूर जाना चाहता है। अगर कोई चीज तुमसे दूर जाना चाहती है और तुम उसको दूर जाने नहीं दोगे, तुम उसको बोलोगे पकड़ के बैठेंगे तुमको नहीं जाने देंगे, तो वो ऑपोजिशन ही है ना मेरे भाई, ऑपोजिशन है ना वो। तू अट्रैक्ट करके ऑपोजिशन कर रहा है सेकंड वाले केस में, और पहले वाले केस में तू रिपेल करके ऑपोजिशन कर रहा है। किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या, पास आ रहे हैं तो आने नहीं देता, दूर जा रहे हैं तो जाने नहीं देता। इसी दो लाइन में तुम्हारा लेंसेज लॉ छुपा हुआ है बेटा। पास आ रहे हैं तो आने नहीं देता, दूर जा रहे हैं तो जाने नहीं देता। सम पीपल माइट बी सर मूवी डायरेक्शन छोड़ो, शेर और शायरी शुरू करो, शेर और शायरी में कड़क करियर बनेगा सर आपका, वो सब छोड़ो। समझ में आ रहा है कि वो पहले बताओ, जल्दी बोलो रे, तुम्हारा तो सबका रिप्लाई चाहिए मेरे को, सबका रिप्लाई चाहिए मेरे को, पूरे के पूरे।
यस किशन, बवाल बवाल ही है फिजिक्स में। बवाल जब तक ना होना तब तक मजा नहीं आता। बवाल होना चाहिए, बवाल होना चाहिए, बवाल होना चाहिए। सो क्लास, सबसे पहले तो ये समझो, खुद के दिमाग को ये मनाओ कि करंट ने ना प्लानिंग कितनी जबरदस्त की। पहले तो करंट ने ये सोचा कि डी फाई बाई डी टी आता कैसे। हमारे ईएमएफ का दुश्मन डी फाई बाई डी टी है, पर डी फाई बाई डी टी होता कैसे। तो करंट ने ना बहुत डीप वाली प्लानिंग बनाई। करंट को समझा कि पास आने और दूर आने से डी फाई बाई डी टी होता है। तो करंट ने सोचा ठीक है भाई, तुम पास आओगे तो अपोज मारेंगे, तुम दूर जाओगे तो भी अपोज मारेंगे। हो गया तुम्हारा डी फाई बाई डी टी को अपोज, है ना। यही है ना तुम्हारा डी फाई बाई डी टी। पास आना और दूर जाने में डी फाई बाई डी टी करते हो ना तुम, है ना। आओ पास, नहीं आने देंगे, जाओ दूर, नहीं जाने देंगे, दोनों में तुमको अपोज करेंगे। पहले तो खुद के दिमाग को ये मनवाओ कि डी फाई बाई डी टी को करंट किस नजरिए से देख रहा है। जब तक तुम करंट की जगह पे बैठ के ये नहीं सोचोगे कि डी फाई बाई डी टी कैसे अपोज करना है, तब तक तुम्हें कहानी नहीं समझ में आएगी। एक बार तुम्हें पास आना और दूर जाना समझ में आ गया, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि करंट अपनी दिशा बदल रहा है। करंट अपनी क्या बदल रहा है? दिशा बदल रहा है। सर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो दुश्मन था ना। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड दुश्मन ही है ना, इसी को रोक रहे हैं ना। डी फाई बाई डी टी को तो रोक रहे हैं ना। दुश्मन कौन है? डी फाई बाई डी टी दुश्मन है ना। दुश्मन डी फाई बाई डी टी है। डी फाई बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? बराबर है ना। डी फाई बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड है ना, बराबर। हाँ, आया समझ में। सेकंड वाले सवाल का जवाब डन है। अट्रैक्शन से ऑपोजिशन किया जा सकता है। आई थिंक सेकंड वाले सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैग्नेटिक फील्ड भी तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कौन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज कर सकता है? आदित्य परदेसी। हम करेंगे अनम्यूट आदित्य परदेसी को। जिसके दिमाग में डाउट है ना, मुंह खोलते रहो। तुमको अनम्यूट करता हूं। अदिति परदेसी, यस अदिति परदेसी, बोलिए। अरे बोलिए, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है? सर जब अपना करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो मैग्नेट भी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे अभी वो नॉर्थ टू साउथ में जाता है, तो फिर वो साउथ टू नॉर्थ भी तो जा सकता है। कौन साउथ टू नॉर्थ जा सकता है? कौन से वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो आप? इंड्यूस्ड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की, की बात कर रहे हो कि बार मैग्नेट वाले की बात कर रहे हो? बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा बेटा? मुझे एक बात बताओ। अगर उसका नॉर्थ पोल अंदर गया है, तो ऑब्वियस बात है उसका नॉर्थ पोल अगर इस तरह से अंदर आया है, ऐसा नॉर्थ पोल अंदर आया है, तो बाद में नॉर्थ पोल ही तो दूर जाएगा ना। हाँ। बराबर ना, है ना। जिस तरह से आप अंदर घुसे उसी तरह से आप बाहर भी तो आओगे। हाँ, हाँ। तो ये इसका डायरेक्शन बदलने का तो कोई अनुमान ही नहीं बनता। बराबर अदिति? बढ़िया। और कोई? हर्ष मिश्रा का डाउट है कि सर अगर यहां साउथ होता और यहां नॉर्थ होता तो भाई प्लानिंग उसके हिसाब से होती। तुम करंट बन के बैठो और तुम बोलो, अगर तुम्हें खबर मिलती कि सामने वाले इंसान ने ना नया चाल खेला है, उसने अब साउथ पोल से एंट्री मारेगा, तो तुम्हारा क्या है? तुम यहाँ पे क्या, तुम यहाँ साउथ कर लो या नॉर्थ कर लो, तो वो सामने वाला जैसा पलटी मारेगा तुम भी वैसा पलटी मारो। तुम खाली इतना याद रखो, तुम पास आओगे तो हम तुम्हें अपोज करेंगे। अब तुम नॉर्थ पोल लेके पास में आओ या साउथ पोल लेके पास में आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे यहाँ पे। एनी मोर डाउट्स? एनी मोर डाउट्स? किसी को समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द माइनस साइन? एनीबडी इज हैविंग एनी मोर डाउट्स कैन कमेंट डाउन। मैं उनको अनम्यूट करता हूं। बैठो मत। यही हमारा खत्म है, आज का लेक्चर इधर खत्म है। अगर तुम्हें इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, यही डाइजेस्ट करो बस। बोलो, एनीबडी इज हैविंग अ डाउट? अजीब बोलिए। सच में समझ में आ गया तुम लोग को? सच्ची? आई एम शॉक्ड। सच्ची समझ में आ गया तुम लोग को? पक्का? कमाल है यार, कमाल है, कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत ही ज्यादा कमाल है। पास आ रहे आने नहीं देता, दूर जा रहे जाने नहीं देता।
पास आ रहे हैं, आने नहीं देता, और दूर जा रहे हैं, जाने नहीं देता। जितने जल्दी आप इस पीडीएफ को आज के आज पढ़ के खत्म करेंगे, उतने जल्दी आपका भला हो जाएगा। वरना अगर आप इस पीडीएफ को रखेंगे, बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बेटा नहीं समझ में। ठीक है, हाँ, वो सवाल का जवाब अगले लेक्चर में देंगे हम, टेंशन मत लो। करंट का डायरेक्शन कैसे बदला, उस सवाल का जवाब अगले लेक्चर में देंगे, टेंशन मत लीजिए। आज के लेक्चर में खाली बदला, खाली पूरा का पूरा वो देख लीजिए, करंट ने अपना डायरेक्शन कैसे बदला, उसका जवाब भी मेरे पास नहीं है एक्चुअली। वो होता ही है, उसको एसी करंट बोलते हैं, जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। एसी कभी सुना है? ऑल्टरनेटिंग करंट कभी सुना है जिंदगी में? ऑल्टरनेटिंग करंट कभी बचपन में सुना है? हाँ, तो आज हम अगला जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो ऐसा पैदा होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट ना ऐसा पैदा होता है, एक होता है डीसी, एक होता है एसी, समझे रे? तो ये तुम्हारे अगले अगले लेक्चर, अगले चैप्टर की शुरुआत होगी। यहां से इजाद हुआ एसी का, फिजिक्स में यहां से इजाद हुआ एसी का। एसी करंट ऐसे फ्लो करता है, एक बार एसी क्लॉकवाइज जाता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा फ्लो करता है एसी। पर इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम बातचीत करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, लेंसेज लॉ आई होप आपके दिमाग में अच्छी तरह से छपा होगा। ठीक है, कृपया करके पढ़ के आए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद लेक्चर थोड़ा स्पीड में जाएगा, क्योंकि बेसिक समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार बेसिक आपके दिमाग में क्लियर है तो बार बार वो बेसिक रिपीट नहीं किया जाएगा। इसके बाद चैप्टर में स्पीड बढ़ा बढ़ा के आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ के ही अगले लेक्चर में आए। डन, चलिए बाय। होगा होगा सायराज, मैथ्स का लेक्चर होगा, कल से होगा मैथ्स का लेक्चर। ठीक है, चलो बाय।